दीदी, ये आप मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ इतने घने जंगलों में? ये देखो, यही तोहफा दिखाने के लिए मैं तुम्हें लाई थी। आज तुम्हारी शादी है ना, तो मेरी तरफ से यही तोहफा है। अब तुम इस शीशे को देखो। जैसे ही नैन्सा उस शीशे को देखती है, वो उसमें समाने लगती है। ये क्या? मैं इसमें क्यों जा रही हूँ? ये क्या हो रहा है दीदी? दीदी, ये आप क्या कर रही हो? नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना। ये नैन्सा चिल्लाने लगती है और पूरी तरह शीशे में कैद हो जाती है। तभी बरखा जोर जोर से हंसने लगती है। चलो, मैंने जो सोचा था, मेरा मकसद अब पूरा हो जाएगा। तभी पीछे से नेत्रा आ जाती है। ये क्या किया दीदी आपने? हमारी नैन्सा दीदी को शीशे में क्यों कैद कर दिया? आपने ये क्या किया दीदी? तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया नेत्रा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं दीदी, आपने ये ठीक नहीं किया। आज ही नैन्सा दीदी की शादी थी और आपने उन्हें शीशे में कैद कर दिया। आप उन्हें बाहर निकाल लीजिए, वरना मैं माता, पिताजी और सारे गांव वालों को बता दूंगी कि आपने क्या किया है। तुम सही सलामत रहोगी तभी तो वक्त पर बताओगी। फिर बरखा एक पोटली से धूल निकालती है और नेत्रा पर डाल देती है। ये क्या? मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अचानक देखते ही देखते नेत्रा एक तोते में बदल जाती है। अब जो मैंने सोचा था वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। कुछ समय पहले मधुपुर गांव में 3 बहनें नैन्सा, नेत्रा और बरखा रहती थी। तीनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन बरखा हमेशा नैन्सा की खूबसूरती से जलती रहती थी, क्योंकि नैन्सा पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक दिन तीनों बहनें तालाब के किनारे पानी भरने जा रही होती है। जल्दी चलो नैन्सा, बहुत वक्त लग रहा है। पिताजी ने कहा था हमें पानी भरकर वक्त से लौटना होगा। हाँ दीदी, क्यों नहीं, चलो न चलते हैं। वैसे भी हमें तो पानी भरने का काम ही है, तो हम ये काम जरूर करेंगे। चलो चलते हैं। फिर तीनों बहनें आगे बढ़ने लगती है। तभी तालाब के किनारे एक बेहद ही खूबसूरत लड़का आनंद बैठा रहता है। आनंद को देखते ही बरखा रुक जाती है और उसकी सुंदरता में खो जाती है। अरे, इतना खूबसूरत लड़का तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। काश ये मुझसे प्रेम करने लगे और मैं इसे अपना पति बना सकूं। मुझे तो ये बहुत पसंद आ गया है। मैं आज ही अपने पिताजी से कहूंगी कि इससे मेरे रिश्ते की बात करे। फिर बरखा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी नेत्रा की नजर भी आनंद पर चली जाती है। अरे दीदी, ये देखो, ये कितना खूबसूरत लड़का है। ये तो आनंद है, हमारे गांव का सबसे खूबसूरत लड़का। जिस तरह आप लड़कियों में सबसे खूबसूरत हो, उसी तरह ये लड़कों में सबसे खूबसूरत है। अगर आपकी और आनंद की जोड़ी बन जाए तो बिल्कुल चांद और सूरज जैसी लगेगी। तुम भी ना नेत्रा, कैसी बातें करती हो? चलो, हम पानी भरने आए हैं, फालतू की बातें करने नहीं। और दीदी, आपके मन में तो गुलगुले फूट रहे होंगे और आप मुझे ऐसे बोल रही हो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहकर नेत्रा आगे बढ़ जाती है और नैन्सा भी आगे बढ़ जाती है। लेकिन बरखा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने उसे पहले देखा है और मैं ही उसे पहले अपनाने के बारे में सोची हूँ। वही मेरा पति बनेगा। मेरी बहन उसे कभी हासिल नहीं कर सकती। मैं आज ही पिताजी से कह दूंगी कि मुझे आनंद से ही शादी करनी है। फिर बरखा पीछे मुड़ जाती है और अपने घर आ जाती है। घर पहुँचते ही रघुनाथ उसे देखता है। अरे अरे, क्या हुआ बरखा बेटी? आज तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। पिताजी, मैंने एक लड़के को पसंद किया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। बताओ, तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है? वही हमारे गांव का सबसे खूबसूरत लड़का आनंद। उसे देखते ही मैं पसंद कर बैठी हूँ। कई दिनों से उसकी खूबसूरती की बातें सुनते आ रही थी और आज तालाब के किनारे देखकर लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए ही बना है। अरे बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? वो तो गांव का सबसे खूबसूरत लड़का है। भला वो तुमसे शादी कैसे करेगा? पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए ना। मैं आपकी बेटी हूँ। आप हम दोनों में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? मैं तो बस उसी से शादी करूंगी और आपको मेरी बात माननी ही होगी। नहीं तो मैं पूरी जिंदगी किसी और से शादी नहीं करूंगी पिताजी। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं जाकर आज बात करके देखता हूँ। शायद उनके माँ बाप मान जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। फिर भी जाता तो हूँ। रघुनाथ ना चाहते हुए भी घर से निकल पड़ता है और कुछ ही देर में आनंद के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी माँ मधुबाला बैठी रहती है। अरे रघुनाथ भाई, आओ, बताओ कैसे आना हुआ?
प्रणाम बहन जी। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ जी। हाँ, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि आपके पास आऊं, लेकिन अब आप ही आ गए तो मैं अपनी बात भी कह दूं। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या बात है? आप पहले अपनी मन की बात बताइए, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। बहन जी, मैं अपनी बेटी बरखा का रिश्ता आपके बेटे आनंद के लिए लेकर आया हूँ। मेरी बेटी आनंद से बहुत प्रेम करने लगी है और उसके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए सोचा कि आपसे इस रिश्ते के बारे में बात करूं। मधुबाला रघुनाथ की बात सुनकर काफी नाराज हो जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपकी बड़ी बेटी का रंग कितना कच्चा है और वो उतनी सुंदर भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की को अपने बेटे की पत्नी नहीं बना सकती। मेरा बेटा पूरे गांव में सबसे सुंदर है। पर मेरी बेटी बहुत मेहनती है जी। वो आपके बेटे को बहुत खुश रखेगी। मेरी बेटी घर का सारा काम अच्छे से कर लेती है। आपने उसे ठीक से देखा भी नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो ऐसी शादी का क्या फायदा? ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपनी दूसरी बेटी नैन्सा से शादी कराने के लिए तैयार हैं। सुना है नैन्सा बहुत ही खूबसूरत है और पूरे गांव में उसकी जैसी कोई नहीं है। तो मेरे बेटे और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी और सब तारीफ भी करेंगे। मैं तो अपने बेटी की शादी नैन्सा से करना चाहती हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पर मेरी बड़ी बेटी की शादी है पहले। उससे पहले मैं छोटी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? देखिए, मेरा घर कमजोर नहीं है, मैं पैसे वाली हूँ। मेरा बेटा इकलौता है और ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ आप ये रिश्ता कर ही डालिए। बाद में फिर बड़ी बेटी की शादी कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे बहन जी। मैं अपनी दूसरी बेटी नैन्सा का रिश्ता आपके बेटे से करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आने वाले पूर्णिमा के दिन हम अपने बेटे और आपकी बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे। अब आप जाकर तैयारी कीजिए। फिर मधुबाला उठ जाती है और रघुनाथ भी मजबूरी में मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बड़ी बेटी बरखा को कैसे बताऊं कि उसकी जगह नैन्सा का रिश्ता तय हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता भी हाथ से नहीं जाने दे सकता। 3 बेटियां हैं और एक का रिश्ता हो रहा है, तो क्या करूं? मजबूरी में मुझे ये करना ही पड़ा। फिर रघुनाथ परेशान होकर घर पहुंच जाता है। पिताजी, उन्होंने क्या कहा? मुझे पसंद कर लिया ना? मेरा रिश्ता हो गया ना? माफ कर दे बेटी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मधुबाला बहन ने साफ मना कर दिया। उसने तुम्हें ठुकरा दिया और नैन्सा को चुना है। मजबूरी में मुझे हाँ कहना पड़ा। आने वाली पूर्णिमा को नैन्सा और आनंद की शादी है। अब हमें तैयारी करनी होगी। चिंता मत करो, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। उससे प्रेम करने लगी थी मैं, मुझे तो वही चाहिए था। बेटी, वो कोई खिलौना नहीं है जबरदस्ती दे दूं। ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे माफ कर दे, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर रघुनाथ परेशान हो जाता है और बरखा वहाँ से चली जाती है। इसी बीच नैन्सा और नेत्रा वहाँ जाती है और नेत्रा सारी बात सुन लेती है। क्या सच में पिताजी आनंद की शादी नैन्सा दीदी से होने वाली है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, उन्होंने खुद नैन्सा को चुना है। अब पूर्णिमा के दिन शादी होगी। तुम दोनों तैयारी करो। फिर रघुनाथ चला जाता है और नैन्सा मुस्कुराने लगती है। अरे देखो देखो, दीदी के मुंह से कैसे मुस्कान निकल रही है। उस दिन मेरी बात को टाल रही थी और आज ऐसे खुश हो रही है जैसे मन का प्रेम मिल गया हो। तुम भी ना नेत्रा, हमेशा मेरी टांग खींचती रहती हो। जाओ जाकर घर का काम करो, फालतू में मुझे परेशान मत करो। अभी शादी भी नहीं हुई और दीदी इतनी बदल गई। नेत्रा हंसते हुए चली जाती है। दूर खड़ी बरखा ये सब देखकर अंदर ही अंदर काफी जलने लगती है। ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी आनंद से होने वाली है। भगवान ने आखिरकार हमारी जोड़ी बना दी। मैं भी उसे मन ही मन पसंद करती थी। वहीं नैन्सा खुश होकर चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और शादी नजदीक आ जाती है, लेकिन बरखा की बेचैनी बढ़ती ही जाती है। नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर आनंद चाहिए। मैं खुद जाकर उससे अपने दिल की बात कहूंगी। शायद वो मेरा दिल देखे, ना कि चेहरा। फिर बरखा जंगल की ओर निकल जाती है। तभी तालाब के पास उसे आनंद मिल जाता है। बरखा उसके सामने जाकर बैठ जाती है। अरे बरखा, तुम यहाँ कैसे? आनंद, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
तुम मुझसे शादी कर लो ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी तो नैन्सा से तय हो चुकी है। मैंने उसे अपनी पत्नी मान लिया है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। क्या मतलब मैं बदसूरत हूँ इसीलिए तुम शक्ल देखते हो? प्रेम में दिल देखना चाहिए, ना कि रंग रूप। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम पहले कहती तो शायद मैं सोचता भी, लेकिन जब से माँ ने नैन्सा का नाम बताया तब से मैंने उसे ही अपना बना लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, क्योंकि नैन्सा की छवि मेरी पत्नी के रूप में मेरे दिल में समा गई है। आनंद तो वहाँ से चला जाता है। तभी बरखा गुस्से से कांपने लगती है। कोई मेरा नहीं है, ना ही पिताजी, ना बहनें और ना आनंद। सबको मेरे चेहरे से नफरत है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। फिर बरखा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ से एक जादूगर गुजरता है और रुक जाता है। क्या हुआ बेटी? तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? बरखा रोते हुए अपनी सारी बात उस जादूगर को बता देती है। इस दुनिया में सुंदरता और धन वालों की कद्र होती है। तुम बुरी नहीं हो, लेकिन किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की। मैं करता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कल ही नैन्सा की शादी है, उससे पहले मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। हाँ, मैं मदद करूंगा। तुम्हें झरने के पास जाना होगा। वहां तुम्हें एक दिव्य गुलाब मिलेगा। उसे लेकर मेरे पास आना। उसी से मैं साधना करूंगा, क्योंकि मैं एक काली शक्ति का पुजारी हूँ। तो मैं उस गुलाब को छू नहीं सकता। कोई मनुष्य उस झरने से वो गुलाब को लाकर मुझे सौंप सकता है। ठीक है, मैं अभी वो दिव्य गुलाब लेकर आती हूँ। फिर बरखा झरने की ओर निकल पड़ती है। मुझे किसी भी तरह वो दिव्य गुलाब हासिल करना होगा, तभी मैं अपनी बहन को हरा पाऊंगी और आनंद को पा सकूंगी। फिर बरखा चलते चलते झरने के पास पहुंच जाती है। तभी झरने के अंदर बरखा को एक बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। चलो जल्दी से इस गुलाब को ले लेती हूँ, फिर जादूगर से अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगी। बरखा वो गुलाब तोड़ लेती है और वहाँ से निकलकर तालाब के किनारे आ जाती है, जहाँ जादूगर उसका इंतजार कर रहा होता है। तुम वो गुलाब ले आई? हाँ, ये देखो, वो गुलाब मैं लेकर आ गई हूँ। अब जल्दी से बताओ, मैं अपनी बहन से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ? देखो कल तुम अपनी बहन को घने जंगल में गुफा के पास ले आना। वहां मैं एक जादुई आईना रख दूंगा। तुम किसी तरह उसे वो आईना दिखाना। जैसे ही वो देखेगी, वो उसमें समा जाएगी। फिर मैं तुम्हें बबूत दूंगा, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो। अपना रंग रूप भी बदल सकती हो और उस आईने में कैद करके उसका रूप लेकर उसके प्रेमी से विवाह भी कर सकती हो। ठीक है, मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। जादूगर अपनी झोली से भभूत निकालकर बरखा के हाथ में रख देता है। ये कोई साधारण भभूत नहीं है, ये अघोरी की भभूत है। बहुत ताकतवर है। अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो इस पर डाल देना, वो किसी भी जानवर में बदल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। फिर बरखा भभूत लेकर अपने घर आ जाती है। रात बीत जाती है और अगली सुबह हो जाती है। सुबह बरखा खुश होकर नैन्सा के पास जाती है, जहाँ नैन्सा आईने के सामने बैठे मुस्कुरा रही होती है। आज गांव के सबसे खूबसूरत लड़के से मेरी शादी होने वाली है। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो नैन्सा, आज तुम्हारी शादी होने वाली है, वो भी तुम्हारे मनपसंद लड़के से। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। दीदी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि आपसे पहले मेरी शादी हो रही है? नहीं बहन, हम तीनों बहनों में बहुत प्रेम है। पहले मेरी शादी हो या तुम्हारी, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इससे हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया दीदी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आपको बुरा ना लगे। ठीक है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। फिर बरखा नैन्सा को अपने साथ लेकर चल देती है। तभी पीछे से नेत्रा ये सब देख लेती है। अरे बरखा दीदी, इतनी मीठी मीठी बातों में नैन्सा दीदी को कहाँ ले जा रही हैं? आज तो दीदी की शादी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मुझे इन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये तो नैन्सा दीदी से हर वक्त जलती रहती है। फिर नेत्रा भी दोनों के पीछे पीछे चल देती है। कुछ ही देर में दोनों घने जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पास ही एक जादुई शीशा रखा होता है। दीदी, ये आप मुझे कहाँ ले आई हो? यहाँ इतने घने जंगलों में? ये देखो, यही तोहफा दिखाने के लिए मैं तुम्हें लाई थी। आज तुम्हारी शादी है ना,
तो मेरी तरफ से यही तोहफा है। अब तुम इस शीशे को देखो। जैसे ही नैन्सा उस शीशे को देखती है, वो उसमें समाने लगती है। ये क्या? मैं इसमें क्यों जा रही हूँ? ये क्या हो रहा है दीदी? दीदी, ये आप क्या कर रही हो? नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना। ये नैन्सा चिल्लाने लगती है और पूरी तरह शीशे में कैद हो जाती है। तभी बरखा जोर जोर से हंसने लगती है। चलो, मैंने जो सोचा था, मेरा मकसद अब पूरा हो जाएगा। तभी पीछे से नेत्रा आ जाती है। ये क्या किया दीदी आपने? हमारी नैन्सा दीदी को शीशे में क्यों कैद कर दिया? आपने ये क्या किया दीदी? तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया नेत्रा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं दीदी, आपने ये ठीक नहीं किया। आज ही नैन्सा दीदी की शादी थी और आपने उन्हें शीशे में कैद कर दिया। आप उन्हें बाहर निकाल लीजिए, वरना मैं माता, पिताजी और सारे गांव वालों को बता दूंगी कि आपने क्या किया है। तुम सही सलामत रहोगी तभी तो वक्त पर बताओगी। फिर बरखा एक पोटली से धूल निकालती है और नेत्रा पर डाल देती है। ये क्या? मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अचानक देखते ही देखते नेत्रा एक तोते में बदल जाती है। अब जो मैंने सोचा था वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। दीदी, ये आपने क्या किया? मैं तो आपकी बहन हूँ। आपने नैन्सा दीदी को शीशे में कैद कर दिया और मुझे इस तोते के रूप में क्यों बदल दिया? मुझे आजाद करो दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही कर सकती हूँ। तुम बहुत उसकी चमची बनती थी ना। अब देखो मैं कैसे तुम्हें अपनी चमची बनाऊंगी। और ध्यान रखना, जो तुम बोल रही हो ना, वो सिर्फ मेरे सामने ही बोल सकती हो। अगर किसी और के सामने सच्चाई बताने की कोशिश की ना, उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। और हाँ, तुम अपनी आंखों से देखोगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बरखा मन ही मन मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते नैन्सा का रूप धारण कर लेती है। ये क्या दीदी, आपने नैन्सा दीदी का रूप क्यों धारण किया है? क्योंकि सब इसी रूप के दीवाने थे ना। अब सब उसकी जगह मुझे अपनाएंगे और तुम मेरे साथ चलो अब। फिर बरखा तोते बने नेत्रा को लेकर घर लौट आती है। घर पहुँचते ही रघुनाथ सामने आ जाता है। अरे नैन्सा बेटी, कहाँ रह गई थी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। चलो, मुहूर्त निकल रहा है। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। वैसे तुम्हारी बहन बरखा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। दीदी बोली थी कि वो किसी साधु से मिलने जा रही है। कुछ दिन सेवा करके वापस आ जाएगी। पर बिना बताए ऐसे अचानक कहाँ चली गई? शायद दीदी को बुरा लग गया होगा, लेकिन चिंता मत करिए, उन्होंने कहा है ना, वो कुछ दिनों में लौट आएंगी। नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रही है। यही बरखा दीदी है। इन्होंने नैन्सा दीदी को शीशे में कैद कर दिया है। मेरी बातों पर भरोसा करिए। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता और कुछ ही देर में आनंद और बरखा की धूमधाम से शादी हो जाती है और आनंद बरखा के साथ अपने घर आ जाता है। क्या हो गया जी? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस शादी की थकावट है ना, नींद आ रही है। तुम सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं आनंद, मैं तो तुम्हारी अब पत्नी बन गई हूँ। आज ना कल तो मुझे अपनाओगे ही। पता नहीं क्या हो गया, शादी से पहले एक दो बार नैन्सा से मिला था तो कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, और आज कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मुझसे कुछ छूट गया हो। पर क्या करूं? परेशान होकर आनंद सो जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक रात बरखा सोई होती है, तभी उसे सपना आता है और सपने में जादूगर दिखाई देता है। बरखा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। जिस रूप को तुमने धारण किया है उसे बनाए रखने के लिए तुम्हें गुफा में आकर साधना करनी होगी। आ जाओ बरखा, आ जाओ। इतना सुनते ही बरखा की नींद खुल जाती है। ये क्या जादूगर महाराज मुझे बुला रहे हैं? यानी इस रूप को बनाए रखने के लिए मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं गई तो सबके सामने सच आ जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे अभी जाना होगा। फिर बरखा आधी रात को घर से निकल पड़ती है। कुछ देर में वो जंगल पार करके गुफा पहुंच जाती है। आओ बेटी आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें मेरे साथ हवन करना होगा। इस रूप को कायम रखने के लिए तुम्हें आने वाली अमावस्या तक रोज साधना करनी होगी। तब ये रूप हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और तुम कभी बरखा नहीं बन पाओगी, और इसके बाद भी तुम्हें और भी बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी। ठीक है, अगर जीवन भर ये रूप पाने के लिए मुझे ये करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बरखा जादूगर के साथ बैठकर हवन करने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं।
बरखा हर रात गुफा आने लगती है। एक रात वो रोज की तरह चुपचाप निकलने लगती है। कभी आनंद की नींद खुल जाती है। ये नैन्सा रोज आधी रात को कहाँ जाती है? आज मुझे पता लगाना ही होगा। फिर आनंद चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। बरखा चलते चलते गुफा पहुंच जाती है और आनंद भी दूर से सब कुछ देख रहा होता है। बरखा चलते चलते गुफा में पहुंच जाती है और जादूगर के साथ बैठकर जादुई साधना करने लगती है। गुफा के बाहर खड़ा आनंद ये सब देख लेता है। अरे, ये तो वही खतरनाक जादूगर है। इसके पास नैन्सा क्या करने आती है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी पत्नी ये क्या कर रही है? अब मैं क्या करूं? मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर आनंद परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। अब सुबह हो गई है, मुझे साधु महाराज के पास जाना ही होगा। फिर आनंद साधु महाराज के पास पहुँच जाता है। आओ बेटा, आओ, बताओ क्या समस्या है। साधु महाराज, मेरी पत्नी हर रात एक जादूगर के पास जाकर साधना करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जरूर कुछ गलत कर रही है। साधु आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। उन्हें सारा दृश्य दिखाई देता है। वो जो तुम्हारी पत्नी बनकर रह रही है वो असली नैन्सा नहीं है। वो उसकी बड़ी बहन बरखा है जिसने उसका रूप धारण किया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैं सच कह रहा हूँ। अब सुनो पूरी सच्चाई। साधु सारी कहानी सुना देता है। ये सुनते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए मुझे पहले दिन से ही अजीब सा महसूस हो रहा था। जब मैं उससे मिला तो लगा ही नहीं कि वो मेरी नैन्सा है, लेकिन उसकी बहन ऐसा करेगी मुझे यकीन नहीं था। अब मैं उसे कैसे ठीक करूं? इसका उपाय उसकी छोटी बहन नेत्रा के पास है। उसे भी बरखा ने तोते के रूप में बदल दिया है और एक बक्से में बंद करके तुम्हारे ही घर में छिपा दिया है। उसे आजाद करो और जिस शीशे में नैन्सा कैद है वो भी उसी घर में रखा है। तुम तोते को और उस शीशे को लेकर मेरे सामने आओ, फिर मैं आगे का उपाय करके नैन्सा को ठीक कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर आनंद अपने घर लौट आता है। तोते और शीशों को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बक्सा मिलता है जिसमें पिंजरे में बंद तोता बैठा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। नेत्रा, मैं जानता हूँ तुम ही हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है? तुम ठीक तो हो ना? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और वो शीशा भी हमारे घर में ही है। अब वक्त आ चुका है तुम्हें आजाद कराने का, और जिसने यह किया है उसे सजा दिलाने का। उसने मुझे धोखा दिया, नैन्सा को मुझसे दूर करके खुद मेरी पत्नी बन गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, वही मेरी बहन है, लेकिन उसने मुझे तोता बना दिया। कई दिनों से मुझे खाना भी नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मुझे अपनी नैन्सा दीदी की फिक्र है। उनका शीशा इसी घर में कहीं होगा। चलो चलकर दोनों जन ढूंढते हैं। फिर आनंद और नेत्रा मिलकर पूरे घर में शीशा ढूंढने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद बिस्तर के नीचे से सुनहरा शीशा मिल जाता है। ये रहा शीशा। अब चलो, हमें साधु महाराज के पास जाना होगा। हाँ हाँ, चलो जल्दी। फिर दोनों शीशा लेकर साधु महाराज की कुटिया पहुंच जाते हैं। हाँ, यही वो शीशा है जिसमें नैन्सा कैद है। इसे यहाँ रख दो। आनंद शीशा वहाँ रख देता है। अब क्या करें महाराज, जिससे नैन्सा बाहर आ जाए? ये काम नेत्रा को करना होगा। वो जानती है क्या करना है। नेत्रा, तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी, तभी तुम्हारी बहन बाहर आ सकती है। हाँ महाराज, मुझे समझ में आ गया है। इसमें कुर्बानी देनी होगी, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए करने को तैयार हूँ। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब ये बात आनंद से मत बताना। साधु रहस्यमयी मुस्कान देते हैं। नेत्रा उड़कर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और नेत्रा शीशे के अंदर समा जाती है। उसी पल नैन्सा शीशे से बाहर आ जाती है और शीशा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। नैन्सा फूट फूट कर रोने लगती है। नेत्रा, नेत्रा तुम कहाँ चली गई? ये क्या हो गया? तुम बाहर आओ, मुझे मेरी बहन चाहिए। नैन्सा रोते हुए आनंद की ओर देखती है। साधु महाराज, ये क्या हो गया? नेत्रा अंदर कैसे चली गई और शीशा कैसे टूट गया? बेटा, यही होना था। नैन्सा को आजाद करने का यही एक रास्ता था। बरखा का जादू कभी नहीं टूट सकता था। नेत्रा ने खुशी खुशी ये रास्ता चुना है। पर मुझे तो ये सब पता ही नहीं था।
मैंने उसे मना किया था बताने से, और उसने कहा था कि तुमसे कुछ ना कहूं, वरना तुम अपनी जान दे देते। नहीं नेत्रा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। और जा बहन। नैन्सा फूट फूट कर रोने लगती है। मैं बरखा को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी पत्नी और अपनी बहन दोनों के साथ धोखा किया है। वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। तुम सही कह रहे हो। वो रोज जादूगर के पास साधना करती है। अगर वो पूरी हो गई तो वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। फिर तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। हमें उसे सजा देनी ही होगी। हाँ, ये पूरे गांव के लिए खतरा है। चलो अब उसके कर्मों की सजा उसे देते हैं। फिर साधु महाराज, आनंद और नैन्सा तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे आनंद के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ बरखा पहले से ही खड़ी होती है। आनंद, तुम यहाँ? और ये कौन है? ये बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही है। ये जरूर कोई बहरूपिया है। बरखा, बहरूपिया ये नहीं, बहरूपिया तो तुम हो। तुमने क्या सोचा था कि नैन्सा का रूप धारण करोगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम नैन्सा नहीं बल्कि बरखा हो? अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ, और अभी मैं तुम्हारा ये झूठा रूप खत्म करता हूँ। फिर साधु महाराज अपनी कमंडल से जल निकालते हैं और बरखा पर छिड़क देते हैं। तेज रोशनी फैलती है और बरखा अपने असली रूप में आ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतनी काली और बदसूरत नहीं हो सकती। मैं नैन्सा के रूप में ही खुश थी। मैं सुंदर थी। ये नहीं हो सकता। तुमने मेरे प्रेम और मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया, और वो तुम्हारी सगी बहन थी नेत्रा, जिसको तुमने तोता बना दिया। बेचारी नैन्सा को आजाद करने में वो अपनी जान गंवा बैठी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। भले ही धोखे से शादी हुई हो, लेकिन हूँ तो पत्नी। धोखे पर बने रिश्ते को पत्नी नहीं कहते हैं। अब तुम चलो। दीदी, अगर आपको मुझसे इतनी परेशानी थी तो पहले ही कह देती ना। मैं ये शादी कभी नहीं करती। आपकी वजह से मेरी बहन नेत्रा इस दुनिया में नहीं रही। वो भी आपकी सगी बहन थी। आपने अपने स्वार्थ के लिए हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे आपसे नफरत है। अब इसका फैसला तो मुखिया जी ही करेंगे। अब चलो तुम। फिर आनंद बरखा का हाथ पकड़ लेता है। फिर साधु महाराज, नैन्सा और बरखा चारों चौपाल पर आ जाते हैं। तभी सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ महाराज? आप सब एक साथ क्यों आए हैं? आखिर क्या परेशानी है? साधु महाराज गांव वालों को पूरी सच्चाई बताते हैं। ये सुनते ही सभी गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। अरे, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सच में मुखिया जी, अरे ये तो उस जादूगर से मिलती है जिस जादूगर के लिए पूरे गांव ने मना किया था। इसे तो इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास अभी भी शक्तियाँ हैं। तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं है। मैंने अपनी जादुई जल से तुम्हारी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया है। अब गांव वाले, तुम लोग इसे जो सजा दोगे वही सजा इसे मिलेगी। इसकी सजा वही गुरु नदी में जाएगी। काले पानी की सजा हमारे पूर्वजों के महाराज ने तय की थी। जो कोई भी इतना गद्दार और इतना बड़ा अपराध करेगा, उसे उस काले पानी की सजा मिलेगी। तुम्हें आज से उस गुरु नदी में काले पानी की सजा दी जाती है। इसमें पानी तो है, लेकिन पीने लायक नहीं है, और वहां एक पत्थर पर झोपड़ी बनाई गई है। तुम उसी में रहोगी। ना ही खाना और ना ही पानी मिलेगा। यही तुम्हारी सजा है। हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे बाहर नहीं जाना। मुझे ये पानी की सजा नहीं चाहिए। जो कर्म तुमने किया है वही कर्म की सजा तुम्हें मिलेगी। मुखिया और गांव वाले बरखा को जबरदस्ती पकड़ते हैं और गुरु नदी के बीच उस झोपड़ी में छोड़ देते हैं। फिर सभी गांव वाले वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ आनंद नैन्सा को लेकर अपने घर आता है। नैन्सा, तुम आज से मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता हूँ। पर मेरी बहन नेत्रा की कुर्बानी मैं नहीं भुला पा रही हूँ। उसने तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझते हो। फिर आनंद नैन्सा से शादी कर लेता है और दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु नदी में बरखा किस्मत को कोसते हुए अपनी सजा काटने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।